तो उसके लिए हमें समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। इसलिए हमने मिलकर, पूरी कमेटी ने हमारी ये तय किया आपके दिशा निर्देशन में कि हमें सामाजिक समन्वय करना ही होगा। अगर मिनिमम खर्च में मैक्सिमम शिक्षित समाज को बनाना है, तो जो भी संसाधन और सुविधाएं सरकार की तरफ से या हमारे संसाधनों में रेख की रेंज में आती है, उनको मैक्सिमम उनका उपयोग करने के लिए, सदुपयोग करने के लिए हमें समन्वय की आवश्यकता है, ताकि हमारा समन्वय राजनीति का शिकार ना हो। अगर मैं ये बात जो आप लोगों के साथ बैठ के हमने सीखी समझी सही बता पा रहा हूं, आंशिक रूप से भी, तो मैं आगे चलता हूं इसकी दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है जगत कल्याण। जगत का प्रत्येक व्यक्ति, एक घर में, एक परिवार में जिस प्रकार हम सदस्य हैं, अब हम यहाँ पर जितने भी सहयोगी बैठे हुए हैं, प्रतिभागी, हम इस सभा के सदस्य हैं। अगर हम सभी लोग इसमें सक्रिय भागीदारी करेंगे, सुनने की, कहने की, समझने की, फिर उसे समाज में अप्लाई करने की, तभी ये हमारी सभा सार्थक होगी। तो हमारा जो समाज है, बहुसंख्यक समाज, उसको पिछड़ा छोड़कर राष्ट्र की अल्पसंख्यक आबादी चाहे कितनी ही विकसित क्यों ना हो जाए, एवरेज हमारी इनकम और शिक्षा का स्तर कितना ही ऊंचा ना चला जाए, लेकिन जब तक बहुसंख्यक आबादी का स्तर शिक्षा के मामले में और विकास के मामले में और सुविधाओं के मामले में और सभी के लिए समान अवसरों के मामले में नीचे है, तब तक हमारा ना व्यक्तिगत कल्याण है, ना ही हमारी बहुसंख्यक आबादी का कल्याण है। और जब तक वंचित बहुसंख्यक आबादी का कल्याण नहीं होगा, तब तक राष्ट्र और मानवता का कल्याण नहीं होगा। इसलिए हमने इस विषय को इसमें रखा। बात आती है शिक्षा की। अब सर, हर किसी को हर कोई काम करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता है, और संसाधनों को जुटाने के लिए भी शिक्षा की आवश्यकता है, और शिक्षा को प्राप्त करके उसे अप्लाई करने के लिए भी हमें शिक्षा की ही आवश्यकता है। इसलिए शिक्षा के माध्यम से कैसे समन्वय स्थापित हो, और समन्वय स्थापित करके हम किस प्रकार जगत कल्याण को, जो हमारे से, हमारे परिवारों से, हमारी उपजातियों से, जातियों में विभाजित हमारी जातियों से, हमारे वर्गों से और पूरे राष्ट्र के जरूरतमंद लोगों से, सबके समन्वय से, सामूहिक प्रयासों से और शिक्षा के जरिए, शिक्षा के लिए, शिक्षा के माध्यम से समन्वित होते हुए विचारों में समन्वय करके किस प्रकार हम सामूहिक और समन्वित प्रयास करें कि हमारा सामूहिक कल्याण हो और उसी के माध्यम से जगत का कल्याण हो। ये भाव हमारा इस टाइटल के पीछे है। अब यहां पर मैं 3-4 पॉइंट रखना चाहता हूं। पहला पॉइंट ये है कि शिक्षा हम हर अपने बच्चे को किस प्रकार दिलाएं। तकनीकी शिक्षा, जो हमारी औपचारिक शिक्षा है वो, अनौपचारिक शिक्षा है वो, जो लोग राजनीति में काम करते हैं, संगठनों में काम करते हैं, धार्मिक आयोजनों में काम करते हैं, सभी लोग किसी न किसी रूप में सक्रिय हैं। लेकिन एक शिक्षा वो शिक्षा है जो समझ की, जो हमारे अंदर समझ पैदा करती है। तो समाज में अपने कर्तव्यों को करने के लिए अपने अधिकारों की जो समझ होनी चाहिए, वो एक कम से कम पढ़े लिखे व्यक्ति में, साक्षर में भी, निरक्षर में भी और अधिकतर पढ़े लिखे लोगों में भी वो समझ का अभाव है। वो शिक्षा है सामाजिक शिक्षा, जिसके लिए हमें स्कूलों में जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमारे विद्यालयों का काम करेंगे, यूनिवर्सिटीज का काम करते हैं हमारे संगठन, हमारे सामाजिक संगठन, हमारे शैक्षिक संगठन। उसके लिए आपने भी सामाजिक न्याय चेतना ट्रस्ट बना रखा है। हम, मेरे ट्रस्ट के भी आप संपूर्ण पदाधिकारी हैं, आप ही की देखरेख में कार्यक्रम चलता है, मेरा ट्रस्ट कार्य करता है, और ढेर सारे संगठनों के आप भी टच में हैं, हम भी हैं। तो हम सामूहिक रूप से समाज में एक समान पढ़ा लिखे समाज नहीं है। कोई हाईली क्वालिफाइड है, कोई शिक्षा में है, कोई सरकारी नौकरियों में है, कोई राजनीति में है। तो समाज के अंदर वो समझ पैदा करना और एक ऐसी व्यापक शिक्षा का स्वरूप खड़ा करना जो ऑन रिकॉर्ड हो, इस कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य ये रहेगा
कि हम शिक्षा के वो सूत्र पैदा कर लें जो समाज में वो जागरूकता पैदा करे, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो या ज्यादा, कि सब अपने कर्तव्यों और अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए अपने समाज को और अपने राष्ट्र को समाज के माध्यम से आगे बढ़ाएं। और जो जरूरतमंद वर्ग है, हमारे पिछड़े हुए, अति पिछड़े और हाशिए पर पहुंचा दे गए वर्गों के लिए काम हो सके, उसके लिए शिक्षा को हम किस प्रकार माध्यम बनाएं और वो कौन कौन से चैनल हो। एक तो हो गई स्कूली शिक्षा हमारी। स्कूली शिक्षा में हम बच्चों को डाल ही रहे हैं, लेकिन वहां पर भी कई स्तर हैं सर। इसको रिकॉर्डिंग पे तो आपने डाल ही दिया है, मैं प्रतिभागियों से भी अनुरोध करूंगा कि वो पॉइंट नोट करते रहें। स्कूली शिक्षा हमारी जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके लिए हमारे पास सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, और ऐसे स्कूल हैं जो सरकारी हैं लेकिन उनमें सीमित संख्या में बच्चे पढ़ सकते हैं, जैसे नवोदय विद्यालय हैं। इस तरह के सरकारी संस्थान हर राज्य में भी बने हुए हैं। तो हर जो सुविधा हमें मिली है सरकारी स्कूलों की या सरकारी ऐसे स्कूलों की जिनमें कंपटीशन से हमारे बच्चे जाते हैं, या प्राइवेट स्कूलों की जिनमें फीस कम है लेकिन शिक्षा का स्तर उतना व्यापक नहीं है, और ऐसे स्कूल जो अलग अलग बोर्ड्स के हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश बोर्ड और अन्य राज्यों के बोर्ड और केंद्रीय बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड। तो इनमें पैसा भी लगता है। जो महंगे स्कूल हैं उनमें सब नहीं पढ़ा सकते, और जो महंगों में पढ़ा सकते हैं वो कुछ ही लोग हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी भी मैनेज हो, हमारा समाज का हर बच्चा पढ़े भी, जरूरतमंद वर्गों का, और जो संसाधन उनके पास मौजूद हैं वहीं से हम अपने बच्चों को पढ़ा करके अपना वांछित परिणाम हासिल कर लें, कि इस शिक्षा का मैक्सिमम सदुपयोग और मैक्सिमम संसाधनों का जो उपलब्ध है, उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग करके हम अपने सभी बच्चों को पढ़ाने में कामयाब हो जाएं। तो उसके लिए हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। हमें जो है सरकारी स्कूलों में मौजूद हमारे लोग, वहां पर जो संगठन काम करते हैं वो, और जो सरकार के विभाग हैं वो, वहां पर मौजूद हमारे विचारों से सहमत लोग हैं वो, कैसे उन सब में कोऑर्डिनेशन करके वहां उपलब्ध सुविधाओं का मैक्सिमम लाभ हम और हमारे बच्चे लें, ये हमारी जरूरत है। इस विषय पर ही हमने वहां पर विस्तार से चर्चा रखी है। उससे पहले हम जो आज कल से हमने चर्चा शुरू की है, एक एक विषय पर चर्चा करके लगभग अपने इन सभी विषयों को अपने समाज के, अपने सभी चाहने वाले लोगों के बीच में ये बात फैलाने में कामयाब हो चुके होंगे कि वो वैसा चिंतन लेकर कार्यक्रम में आए जो संपूर्ण समाधानात्मक हो। ये हमारा शिक्षा का निचले स्तर से जो आइडिया है, विचार है, वो ये है। दूसरा, समन्वय इस काम के लिए, चूंकि काम बहुत व्यापक है, मंच पर खड़े होकर अगर हम कह दें कि बच्चों को पढ़ाओ, ये तो एक कम पढ़े लिखा इंसान भी जान रहा है। सरकार भी ने भी नियम बना रखा है कि हमारे बच्चे जो है आरटी के तहत अब 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे कक्षा 8 तक के स्कूलों में भर्ती हो जाएं। तो ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसका नामकरण नहीं हुआ, लेकिन ऐसे बच्चे ढेर सारे हैं कि जिनके नाम भी लिखे हैं, नामकरण भी हो रखे हैं, लेकिन वो स्कूल से छूट जाते हैं, उन्हें मजदूरी पे जाना पड़ता है, वो स्कूल में नहीं जा पाते, वो शिक्षा से फिर भी वंचित हैं, स्कूल में जाके भी वंचित हैं। तो वहां पर हम कैसे अपने बच्चों को पढ़वाएं, इसके लिए एक व्यक्ति या संसाधन विहीन लोगों का समूह ये काम नहीं कर सकता। उसके लिए संभ्रांत लोगों को, शिक्षित लोगों को, जानकार लोगों को, हमारे पर अधिकारियों को, कर्मचारियों को समन्वित होकर उस व्यवस्था में अपने बच्चों को मैक्सिमम लाभ दिलाने के लिए समन्वित प्रयासों की जरूरत है। और ये बात तय है कि जब एक व्यक्ति काम करता है या अलग अलग काम करते हैं तो नहीं होते। अगर हमारा एक समन्वित प्रयास हुआ कुछ लोगों का भी, तो हम उसे एक इलाके से लेकर उसे राष्ट्रव्यापी बनाने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि हम उस व्यवस्था का हिस्सा हैं तो हमें पता है कि वहां पे हमें कैसे कामयाबी मिल सकती है। अब मैं चाहूंगा कि अभी मैंने शिक्षा, समन्वय और हमारे कल्याण के लिए शिक्षा का जो हमारी जरूरत है, जिसके नाम पर हमने ये विषय रखा है, जिसके लिए जिस भाव को ध्यान में रखते हुए इसमें प्रतिभागी भी कुछ प्रश्न करें
और आप भी सेटल करवाएं एक एक करके कि किस प्रकार हम अपने इस विषय को बिंदुवार समझ करके वहां डिफाइन करें अपनी सेमिनार में, अपनी संगोष्ठी में, और राष्ट्र को एक सकारात्मक परिणामदायी संदेश देने में कामयाब रहें। इसीलिए हमने ये जो है लाइव बैठकों का आयोजन करने की सोची है। जी विनोद जी, आपने अच्छी बात कही है। अब मैं जो है आपसे एक चीज और जानना चाहता हूँ, इस शिक्षा समन्वय और जगत कल्याण पर संत लहरी सिंह के क्या विचार थे, वो भी थोड़ा सा उसको बताएं, ताकि जो है इस विषय को आगे बढ़ाया जा सके। ये जो मैंने बताया ये टोटली उनके विचारों का सार ही मैंने बताने की कोशिश की है। मैं इन कुछ उदाहरणों से समझाना चाहता हूं। संत लहरी सिंह कश्यप अपने समय के तो ठीक ठाक पढ़े लिखे थे, लेकिन उनके बाद की जो आज की जनरेशन है, आज हम हाईली क्वालिफाइड होना अनिवार्य है। आप प्रोफेसर बने हैं तो पढ़ाई के उच्चतम स्तर को प्राप्त करके ही बने हैं। मैं भी एक ठीक ठाक लेवल तक पढ़ाई करके ही आपके साथ बैठा हूं। तो हमारे जो पूर्वज थे वो या तो कम पढ़े लिखे थे या फिर थोड़े या फिर बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनमें एक अवेयरनेस थी पढ़ाई के प्रति। उन्होंने प्रैक्टिकली हम लोगों को अभावों के बीच में पढ़ाया। तो और पढ़ाया कहाँ? जहां फीस वाले स्कूल थे वहां भी पढ़ाया, जहां बिना फीस के स्कूल थे वहां भी पढ़ाया। और उन्हीं के साथ गांव में काम करने वाले लोगों ने जो उनके समकक्ष थे वो उतना नहीं पढ़ा पाए अपने बच्चों को, और समाज में वैसी प्रेरणा नहीं दे पाए दूसरे बच्चों को पढ़ाने की। तो उसका कारण था उनका समन्वित प्रयास। उन्होंने राजनीतिक लीडरों का भी सहारा लिया, सामाजिक संभ्रांत लोगों का भी सहारा लिया, बुद्धिजीवी वर्ग का भी सहारा लिया, और जो सक्षम पदों पर बैठे हुए लोग थे, चाहे वो किसी ग्राम सभा के मेंबर का पद हो, चाहे बीडीसी के मेंबर का पद हो, चाहे ग्राम प्रधान का पद हो, चाहे जो हमारे चौधरी बने हुए हैं इलाकों में उनके पद हो, चाहे गणमान्य लोगों के पद हो, ऐसे लोगों से उनका कोऑर्डिनेशन बहुत जबरदस्त था। और ऐसे कोऑर्डिनेटर व्यक्ति ही समाज में शिक्षा की जागरूकता फैलाते हैं और प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। अभावग्रस्त जीवन आखिरी तक जीने वाला इंसान अगर अपने बच्चों को अधिकतम पीएचडी करा दे और अच्छे विषयों में करा दे, फिर उसकी उनकी रिश्तेदारियों में सभी पढ़े लिखे, उनके भाई भतीजे पढ़े लिखे, और फिर जिन जिन लोगों ने उनसे प्रेरणा ली वो भी पढ़े लिखे, और गांवों में भी, इलाके में भी पढ़ाई का प्रभाव। तो इस तरीके से अगर एक आदमी बिना संसाधनों के भी एक एक जो है शिक्षा की क्रांति, प्रैक्टिकल क्रांति फैला सकता है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उस जलती हुई जोत को व्यापकता प्रदान करें। हमारे पास अब ज्यादा काम नहीं बचा है, आधार हमारा खड़ा है, जोत हमारी जल रही है, हमें तो सिर्फ उसको थोड़ा सा जरा सा फैलाना है। क्योंकि जितने माध्यम आज हमारे पास हैं उतने माध्यम तब हमारे पास नहीं थे जो उन्होंने प्रैक्टिकली किए। इसी के साथ साथ उन्होंने समाज में जो मैंने शुरू में बताया था कि कुछ लोग कम पढ़े लिखे हैं, कुछ ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं, कुछ ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कुछ जो है हमारे विभागों में कर्मचारी भी हैं, और हर क्लास के हैं, फोर्थ क्लास भी हैं, थर्ड क्लास भी हैं, सेकंड क्लास भी हैं, क्लास वन अधिकारी भी हैं, भले ही ज्यादा ना हो, वो विभागों की जानकारी रखते हैं, वो पूरी संवैधानिक जानकारी रखते हैं। उन्होंने उनसे भी काम लिया और उन्होंने समाज में उन्होंने जो वैचारिक जागरूकता फैलाई, शिक्षा अधिकारों के प्रति जागरूक किया, अखंड विरोध में जागृति फैलाई, उन्होंने जो है वैज्ञानिक शिक्षा पर बल दिया। जिस तरह संत कबीर, संत रविदास और जितने भी हमारे संत हुए हैं, संत गाड़गे, इस तरह का उनका बिल्कुल सादा जीवन है और उनकी शिक्षा आज भी प्रासंगिक है। इसी तरह संत लहरी सिंह की शिक्षा के कई स्तर हो सकते हैं। प्रैक्टिकल स्तर जो एकेडमिकली आप लोगों को दिया और आप से भी अलग रिश्तेदारियों में फैलाया, वो जहां जहां जानकारियां थी, जिन जिन लोगों ने उनकी बातों का अनुसरण किया, उन तक उस शिक्षा को पहुंचाया। ये तो हो गया उनका औपचारिक शिक्षा के लिए काम करने का तरीका। एक शिक्षा जो सामाजिक शिक्षा है,
वो उन्होंने समाज के, चाहे किसी भी रूप में आस्थावान आदमी है, उनका समन्वय कोऑर्डिनेशन देखो कितना जबरदस्त था कि एक व्यक्ति आस्थावान है उसमें जिसे हम पाखंड का नाम दे देते हैं, दूसरा व्यक्ति आस्थावान है जो पाखंड का विरोधी है, लेकिन वो ऐसा व्यक्ति जो थे कि दोनों को ही उनके अधिकारों के प्रति अपने व्यवहार से जागरूक बनाकर और दोनों को ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर प्रवृत्त कर देते थे। तो ये उनकी सामाजिक समन्वय की बात है। परस्पर विरोधी विचारधारा के लोगों के बीच और जो जाति पाति में बटा हुआ समाज है, उनमें जो सच्चाई को और सामाजिकता को समझने वाले लोग हैं, उन सब से उनके संबंध थे, उन सबको काम दे भी देते थे और उनसे काम ले भी लेते थे। तो जो उनका जीवन है एक आदर्श जीवन है और एक रोल मॉडल है शिक्षा के लिए, सामाजिक शिक्षा के लिए, आध्यात्मिक शिक्षा के लिए, जो विज्ञान परक है, पाखंड के विरोध में भी, और जो पाखंड के शिकार हो गए हैं लेकिन वो हमारे समाजों से हैं, अभावग्रस्त लोगों से हैं, उनको भी उन्होंने अपने प्रैक्टिकल जीवन से भी और वहां पर सहयोग पहुंचा करके एक ऐसी शिक्षा की जोत जलाई है जो बुझ नहीं रही है। उन्होंने राजनीतिक जागरूकता भी पैदा कर दी है, सामाजिक भी कर दी है और जो है वैज्ञानिक भी कर दी है और अपने अधिकारों के प्रति सचेत भी किया है। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये काम करते समय जब हम काम करते हैं तो हमारा कोई प्रबल और हिंसक विरोध नहीं होना चाहिए। यार ये मैनेजमेंट उनका गजब था, क्योंकि उन्होंने ना तो कोई किसी हिंसा को बढ़ावा दिया और ना ही हिंसा को अपने ऊपर कामयाब होने दिया। उन्होंने एक ऐसा रास्ता निकाला समन्वय का, सहनशीलता का और सततता का। तो इस तरह का मार्ग अगर हम पकड़ेंगे तो, क्योंकि अब हम उस पायदान पर नहीं है जिस पायदान पर उस समय का समाज था, तो उस समय का उनका संघर्ष आज हमारे लिए आधार स्तंभ बना हुआ है। हमें ऊपर काम करने की आवश्यकता है और थोड़े ही काम में बहुत व्यापक काम हो सकता है। अभी मैं इतना बता रहा हूं, इससे आगे अगर कोई प्रश्न आपके मन में हो या प्रतिभागियों के, तो आप पूछ सकते हैं।